गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पुष्प की संरचना देखी थी। ठीक है, हमने कल पुष्प की संरचना पढ़ी थी। देखो, हमने देखा था कि जो एक फ्लावर या पुष्प होता है उसके चार पार्ट होते हैं या चार भाग होते हैं और चारों भाग चार चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहरी चक्र को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के नीचे दूसरा जो चक्र होता है वो कौन सा है? कोरोला। कोरोला के नीचे तीसरा चक्र कौन सा है? एंड्रोसियम। और सबसे आंतरिक चक्र कौन सा है? गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? सीपल से। ठीक है, यानी बाह्य दलपुंज किससे मिलकर बनते हैं? बाह्य दल से। दलपुंज या कोरोला किससे मिलकर बने होते हैं? तो दलपुंज या कोरोला पीतल या दल से मिलकर के बने होते हैं। यानी ये सीपल, दल या पीतल, ये इनकी क्या है? यूनिट या इकाई है। ठीक है, फिर हमने देखा था ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है? स्टेमन। यानी एंड्रोसियम किससे मिलकर बना होता है? स्टेमन या पुंकेसर से मिलकर बनता है। और गाइनोसियम या जायान किससे मिलकर बना होता है? कार्पल या अंडक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब देखो ये जो चार चक्र हैं इनमें से दो चक्र कौन कौन से? कोरोला और कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये पुष्प के एसेसरी होल्स कहलाते हैं। दो चक्रों को क्या बोलते हैं? एसेसरी होल्स यानी सहायक चक्र। सहायक चक्र का मतलब ये दोनों जो चक्र हैं पुष्प के, ये जनन में भाग नहीं लेते हैं। दोनों चक्र क्या करते हैं? पुष्प की सुरक्षा करते हैं, पुष्प को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चक्र जनन में भाग नहीं लेते, इसलिए इनको एसेसरी होल्स या सहायक चक्र कहते हैं। फिर अंदर के जो दो चक्र होते हैं, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, जिनकी इकाई क्या होती है? कॉर्पल और स्टेमन। ये जो कॉर्पल और स्टेमन है, मैंने आपको कल बताया था, स्टेमन या एंड्रोसियम तो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गाइनोसियम या अंडक या कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी ये तो मादा जनन अंग, नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग है। ठीक है, यानी ये दोनों जो चक्र हैं ये जनन में भाग लेते हैं। जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इन दो चक्रों को क्या बोलते हैं? एसेंशियल हॉल्स या रिप्रोडक्टिव हॉल्स। ठीक है, यानी आवश्यक या जनन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो जनन चक्र या आवश्यक चक्र तो कौन कौन से होते हैं? कार्पल और स्टेमन। ठीक है, या गाइनोसियम और एंड्रोसियम, ये दो तो क्या है? एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव हॉल्स या आवश्यक या जनन चक्र। और पुष्प के सहायक चक्र कौन से होते हैं? तो दो ध्यान रखना, कोरोला और कैलिक्स, यानी पीतल और सीपल क्या हैं? एसेसरी होल्स हैं, सहायक चक्र हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने कल आपको बताया था कि जो पुष्प होता है ये तने या शाखा से एक वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको पेडिकल या पुष्प वृंत कहते हैं। अब इस पेडिकल का जो आगे का भाग होता है ये रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करता है? थैलेमस या पुष्पाशय का। ठीक है, अब ये जो थैलेमस होता है, इस थैलेमस पर नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं, यानी इस पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो जो पुष्प के ये भाग हैं या चक्र हैं, ये चारों चक्र किससे जुड़े होते हैं? थैलेमस से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो थैलेमस है इस पर पहली पर्व संधि है, पहली पर्व संधि से तो क्या जुड़ा होता है? कैलिक्स या सीपल। ठीक है, दूसरी पर्व संधि से क्या जुड़ा होता है? कोरोला या पीतल। तीसरी पर्व संधि से क्या जुड़ा होता है? एंड्रोसियम या स्टेमन। और चौथी पर्व संधि से क्या जुड़ा होता है? गाइनोसियम या कार्पल। मतलब इस थैलेमस पर चार पर्व संधियां पाई जाती हैं
और 4 ही क्या पाए जाते हैं, पर्व पाए जाते हैं। ठीक है, पर्व संधियां हैं, इन पर्व संधियों से ही पुष्प के चारों भाग जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 4 पार्ट होते हैं पुष्प के, ये किससे निकलते हैं या किससे जुड़े होते हैं, थैलेमस से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई, पुष्प की। ठीक है, अब आज हम आगे की बात करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए जो आवश्यक संरचना है वो क्या होती है, पुष्प। ठीक है, तो पुष्प लैंगिक जनन की संरचना है। अब इनको एक एक को करके हम डिटेल से देखें। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, स्टेमन। किसकी बात करेंगे हम, स्टेमन। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो आज हम पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ये क्या है, एक स्टेमन है। ठीक है, क्या है, स्टेमन। कल हमने देखा था इस स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर यानी परागकोश। ठीक है, कनेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, योजी। और फिलामेंट को क्या बोलते हैं, पूतंतु। तो स्टेमन या पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट के ऊपर क्या लगा होता है, एंथर। क्या लगा होता है, एंथर लगा होता है या परागकोश स्थित होता है। और इस परागकोश या एंथर में ही माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु या पराग कण कहां बनते हैं, इस एंथर में बनते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एंथर है। एंथर में देखो, आपको ये 2 लोब्स दिख रहे हैं। एंथर में कितने लोब्स होते हैं, 2। तो पहली चीज एंथर में क्या ध्यान रखनी है आपको, नॉर्मली यानी सामान्यतः है एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड यानी द्विपालित होता है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, एंथर सामान्यतः है कैसे होते हैं, द्विपालित या बाइलोब्ड होते हैं। दिख रही है 2 लोब इसमें, 1 और 2। तो एंथर में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक जो लोब होता है या प्रत्येक पाली होती है, प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, सामान्यतया परागकोश द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 क्या पाए जाते हैं, चैम्बर या कोष्ठ पाए जाते हैं।
इन चेम्बर या कोष्ठ को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। चेम्बर या कोष्ठ को ही क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी। तो कहने का मतलब एक लोब में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? 2। एक लोब में कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी? 2। तो एक परागकोश में 2 लोब होते हैं, तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी? 4। ठीक है। अतः एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां स्थित होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? 4, क्योंकि एक परागकोश द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, तो दोनों पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी? 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो लघु बीजाणुधानियां हैं, इन लघु बीजाणुधानियों में ही किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु या परागकण। तो परागकण या लघु बीजाणु कहां बनेंगे? लघु बीजाणुधानी में। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। अब इसके बाद देखो, एक नोट आपको यहां पर स्पेशल ध्यान रखना है। और नोट क्या ध्यान रखना है? नोट में क्या ध्यान रखना है? हमने देखा कि नॉर्मली यानी सामान्यतः एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, यानी 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। लेकिन मालवेसी कुल के जो पौधे हैं, कौन से कुल के? मालवेसी फैमिली के जो पौधे हैं, उनमें एक ही क्या पाया जाता है? पाली। एक पाली पाई जाती है, मतलब कितनी लघु बीजाणुधानियां मिलेगी? 2। तो ध्यान रखना, मालवेसी कुल के पादपों में एक पाली पाई जाती है। मतलब 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो अधिकांश पुष्पीय पादपों में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, लेकिन मालवेसी कुल के जो पादप हैं, उनमें 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबकी? आगे चले। अब देखो, इन लघु बीजाणुधानियों का विकास कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश होता है, एक गोलाकार, या इसको बोल दो आप ओव्यूल से अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में बनता है। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक अवस्था में
जो परागकोश है एक छोटे से गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में विकसित होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगी आपको, इस परागकोश में प्रारंभिक अवस्था में क्या पाई जाती है, जिसमें समरूपी व अविभेदित विभाज्य उत्तक कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभाज्य उत्तकी सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं, यानी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इस प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये जो परागकोश है एक गोल या अंडाकार संरचना के रूप में विकसित होता है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं मिलेगी आपको, विभाज्य उत्तकी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभाज्य उत्तकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये सब कौन सी कोशिकाएं हैं, विभाज्य उत्तकी कोशिकाएं हैं, और इसके चारों ओर एपिडर्मिस का एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। ये जो आवरण है ये कौन सी, यह आवरण क्या कहलाता है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो गया, एपिडर्मिस, और ये कौन सी कोशिकाएं हो गई, विभाज्य उत्तकी कोशिका, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था में परागकोश के चारों ओर एपिडर्मिस की एक परत होती है जिसके अंदर विभाज्य उत्तकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जैसे जैसे ये विकसित होती है इसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये संरचनात्मक रूप से परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो अंतः स्तर की कोशिकाएं हैं, उन अंतः स्तर की कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं हैं जो आकार में बड़ी और अधिक जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं, जिनको आर्की स्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो प्रारंभिक अवस्था का क्या है, परागकोश। अब इस परागकोश में क्या होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, देखो क्या परिवर्तन होंगे, ये तो हो गई एपिडर्मिस की परत, और ये हो गई विभाज्य उत्तक कोशिका। ठीक है। तो देखो जैसे ही इस प्रारंभिक परागकोश में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इसकी हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं
उन हाइपोडर्मल कोशिकाओं की परत में जो कोशिकाएं हैं उनमें से 4 कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं। तो इन बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त ये जो 4 कोशिकाएं हैं इनको प्रपशु या आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संरचना में जैसे ही परिवर्तन होगा इसमें 4 क्या बढ़ जाती है, आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं या प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इन आर्कीस्पोरियल और विभाज्य उत्तक कोशिकाओं में क्या अंतर है कि जो आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं हैं ये आकार में बड़ी होती हैं और इनमें जीवद्रव्य की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इन 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रपशु या आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो ये जो आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं हैं इन आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं में एक परिणत विभाजन होता है। जैसे ये पराकोष है और ये 4 क्या है, आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। तो इन आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं में एक क्या होगा, परिणत विभाजन। अब एक कोशिका विभाजित होगी तो एक से कितनी बढ़ेगी, 2। मतलब ये चारों आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं क्या होगी, विभाजित। ठीक है, विभाजित होंगी तो एक कोशिका तो एपिडर्मिस की ओर बनेगी, एक कोशिका अंदर की ओर बनेगी। ठीक है, तो जो कोशिका एपिडर्मिस की ओर बनती है, किधर बनती है, एपिडर्मिस की ओर, इसको तो क्या बोलते हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और जो कोशिका अंदर की ओर बनती है इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक आर्कीस्पोरियल या प्रपशु कोशिका है ये विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनाती है। एक को तो क्या बोलेंगे, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक को क्या बोलेंगे, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, अब देखो जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है, कौन सी कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका तो क्या बनाती है, पराकोष की भित्तियां या एंथर की वॉल बनाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो पराकोष है उसमें 4 भित्तियां पाई जाती हैं। तो पराकोष की भित्तियों का निर्माण कौन करेगी, प्राथमिक वित्तीय सेल या प्राइमरी पैराइटल कोशिकाएं इसका निर्माण करेगी पराकोष की भित्तियों का। और ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं ये लघु बीजाणु या जिसको हम क्या बोलते हैं, परागकण। तो लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करेगी, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं। ठीक है, और परागकोश की भित्तियों का निर्माण कौन करेगी, तो ध्यान रखना प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं। क्लियर बात। अब देखो अब हम पढ़ेंगे एंथर वॉल। एंथर वॉल या परागकोश की भित्तियां। एंथर वॉल या परागकोश की भित्तियां। ठीक है,
सबसे पहले एंथर वॉल या पराकोष भित्तियों का निर्माण किससे होगा? तो एंथर वॉल का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है। एंथर वॉल का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है। क्लियर बात? अब जो एंथर वॉल है, पराकोष की भित्तियां हैं, ये 4 स्तरों में विभेदित होती है। 4 स्तरों में विभेदित। ठीक है। अब 4 स्तर कौन कौन से हैं, ये मैं आपको क्रम से नाम लिख रहा हूं और क्रम से इनको ध्यान रखना है। हम बाहर से अंदर की ओर इनका क्रम लिखेंगे। ठीक है। तो 4 देखो कौन, सबसे बाहरी परत तो क्या है? एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस या अधिचर्म। ठीक है। अधिचर्म के नीचे जो दूसरी परत है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम, या हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः स्तर। दूसरी परत क्या है? एंडोथीसियम या अंतः स्तर। तीसरी परत होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स यानी मध्य परतें। और सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। तो एंथर वॉल होती है वो 4 स्तरों में विभेदित होती हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टेपिटम। ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इन चारों परतों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए काफी है, इनको आप आराम से बैठ करके पढ़ें। धन्यवाद।